हाँ, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 ये वाले सारे एलिमेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देख लिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देखे थे इन अ पीरियड, जहां पे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो 1s 2s 2p वाली थी, है ना। और उससे काफी सारी चीजें आप लोग जो है सोल्व कर सकते हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने नोमेनक्लेचर भी देखा था कि एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर का आईयूपैक नेमिंग आप किस तरीके से करोगे वो। उसके अलावा 58 to 71 जो है आपके लेंथेनोड्स होते हैं विच बिलोंग्स टू 6th पीरियड, एंड आपका जो 90 से 103 होते हैं वो एक्टिनोल्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये। लेंथेनम जो आपका 57 वाला और जो 89 वाला है, लेंथेनम और एक्टिनियम, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के मेंबर हैं। हमें लगता है कि वो एफ ब्लॉक के हैं, बट नहीं, वो डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या किया था, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 104 या उससे ज्यादा है, सो हम लोग उस केस में ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, लास्ट 2 डिजिट हम लोग उसमें देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 105, तो 105 का मतलब क्या हुआ कि वो 5th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ना। और अगर मैं मान लो मैं बोल रही हूँ 108, तो 8th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं बोलूँ 111, तो वो 11th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो ये सब जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा और भी था क्या कुछ जो मैंने डिस्कस किया था, आई गेस यही था, है ना। तो आज मेरे को क्या कराना है, अपना पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर मैंने कहा था आप लोगों को। बेटा एक बार रीज्वाइन कर लो, स्क्रीन अगर विजिबल नहीं है प्लीज रीज्वाइन। बाकी सबको दिख रहा है? ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर आप लोग पढ़ के आना। आई होप आप पढ़ के आए होंगे। सो चलो एक बार निकालना सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीरियड नंबर की कैसे पता करते हैं। तो बेसिकली जो हायर वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी, वही आपको क्या बताएगा, पीरियड नंबर बताएगा। क्या हुआ, किसी ने हैंड रेज किया, कुछ हुआ क्या? देखो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे सोडियम का, ध्यान से देखना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो मैं इन्हीं कुछ एग्जांपल्स को लेके क्या करती हूँ, सारी चीजें बता दूंगी। पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ब्लॉक नंबर एंड कौन से ग्रुप का है ये, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो बेसिकली अगर आप सोडियम के केस में देखो, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, आप लोग पढ़ चुके हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एन क्या बिलोंग करता है, एन क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वो शेल के बारे में बताता है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है, 3। तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, सोडियम 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें बता सकते हो कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है। बेटा आप लोग को 3 बजे का टाइम है, तो 3 बजे आया करो ना, है ना। अब आप लोग ऐसे 3-5 मिनट लेट आओगे तो मेरे को दोबारा से आकर स्क्रीन पे तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा क्लास में। अगर आप 3 बजे आ जाओगे एग्जैक्ट, तो मैं स्टार्ट भी कर दूंगी ना फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम पे आया कीजिए, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक नंबर कैसे बताते हैं बेटा, ये तो पीरियड नंबर हो गया। ब्लॉक नंबर कैसे बताते हैं, आपको ये देखना है कि कौन से वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, अपने 3s में गया है, ठीक है। तो अगर 3s में गया है, तो फिर आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, s ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन s ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगाते हैं, ठीक है जी। बोलो हाँ के ना, ठीक है।
अगर मैं ग्रुप नंबर की बात करूं तो देखो, अब यहाँ पे आपके एस पी डी ब्लॉक जो भी एलिमेंट होगा उस केस में आप ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको देखना। अगेन यहाँ पे भी मैं एक ले लेती हूँ एग्जाम्पल। लेट से मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ फोस्फोरस का। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ, कौन बताएगा मुझे? फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा मुझे, क्या होता है? बताओ बताओ, चैट में डालो। वेरी गुड, 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये आना चाहिए आपको लिखने। अगर नहीं आता होगा गया, गया क्वेश्चन गया। तो आप मैक्सिमम वैल्यू देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 है, तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। ग्रुप कैसे डिसाइड करते हो? देखो, अगर तुम्हारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, ये है वैलेंस शेल। जो थर्ड पीरियड वाला है, थर्ड वाला शेल है, वो आपका वैलेंस शेल है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उसमें क्या कर देना है तुम्हें? 10 ऐड कर देना है, तो यानी कि ये 15th ग्रुप को क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे एक एस ब्लॉक का ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब ये भी किसका है? देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो थर्ड पीरियड का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, तो ये एस ब्लॉक का है। राइट। अब ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करोगे? एस ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो वैलेंस शेल में कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो मतलब ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। और आपको पता ही है, बेटा मांगे कार सेंट्रो। ठीक है। तो ये कौन से का है? अपना सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है। उसके अलावा और एग्जांपल करते हैं, आइए। स्कैंडियम। स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे तुम लोग सारे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गई? 18, 2 20। 4s के बाद क्या फिल होता है? 3d होता है। ध्यान रखना, 3p के बाद 4s होता है, n+l रूल है ना, बताया होगा सर ने, n+l रूल, जिसमें आप जो ये आप पढ़ रहे थे ना, वो हो गया, पोलिजिक फ्यूजन हो गया, वहीं पे आप पढ़ते हो वो में कि n+l रूल क्या होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना होता है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4, तो ये कौन से को बिलोंग करता है? कौन से पीरियड को? फोर्थ पीरियड को। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसमें ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? जो आपका ns है और जो n-1d है। ns मतलब यहाँ पे क्या है? 4s है ना, और n-1 क्या हो जाएगा? 3d। तो इनके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है 2+1, तो यानी कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। देखना चाहोगे? आइए देखो, स्कैंडियम कहाँ पे है? ये रहा, थर्ड पीरियड में, और सॉरी फोर्थ पीरियड में और थर्ड ग्रुप में है। ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और आ जाओ। आ गया। हाँ, चलो तुम लोग मेरे को ना इसका निकाल के दिखाओ, मैग्नीज का निकाल के दिखाओ। 25 होता है इसका एटॉमिक नंबर, आप निकाल के दिखाइए। क्रोमियम 24 होता है, आप निकाल के दिखाइए। कॉपर, इसका 29 होता है। आपको पीरियड नंबर बताना है, ब्लॉक बताना है कौन से ब्लॉक का है ये, और आपको ग्रुप नंबर भी बताना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पीरियड 4 ग्रुप 7, वेरी गुड।
शाबाश। बाकी बाकी बच्चों भी करो जी, दूसरे वाले भी निकाल लो। इसमें क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो ये फोर्थ पीरियड का है, डी ब्लॉक का है और सेवेंथ ग्रुप का है, राइट। मैग्नीज। क्रोमियम में कैसे करते हो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे क्या करते हो, 4s2, 3d4 नहीं करते हो, 4s1, 3d5 करते हो। ये एक्सेप्शन होती है, आप लोगों को बताया जाता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो, तो वहां पे आपको बताया जाता है क्रोमियम की एक्सेप्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स्थ ग्रुप का फोर्थ पीरियड और डी ब्लॉक। इसका क्या होगा, आइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ये भी एक्सेप्शन होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये 11th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और आपका फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन करोगे। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, इसको करना स्टार्ट करो। जल्दी बताइए। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है, आपको ग्रुप और पीरियड बताना है। बहुत आसान है। ऑप्शन बी, 18 वाला नोबल गैस होता है ना। और 19 वाला क्या होगा, ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा और ये पोटेशियम है, 4s1 होता है, फोर्थ पीरियड को बिलोंग करेगा। चलिए आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। सेकंड ऑप्शन ए का सेकंड एटॉमिक नंबर जो 14 है वो फोर्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप का होगा। हाँ जी, सारे गलत बोल रहे हो क्या, बताओ। अगर एटॉमिक नंबर 14 है, किसका होता है एटॉमिक नंबर 14, पहले तुम लोग ये बताओ मेरे को।
एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? वेरी गुड, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली को। और कार्बन फैमिली का ग्रुप क्या होता है? 14 होता है। तो ए का तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, बी का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 13 है, एल्यूमिनियम का होता है, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो बी का क्या आएगा? 4। तो ए का 1, बी का 4, ऐसा सिर्फ सी ही ऑप्शन है बेटा। और 21 अभी बताया था मैंने। ठीक है, 21 अभी बताया था मैंने, थर्ड ग्रुप और फोर्थ पीरियड। ये वाला कीजिए। अच्छे से सोल्व करो। आपको बोला है जो एलिमेंट ई है वो बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड को और ग्रुप 16 को। तो ग्रुप 16 में क्या होता है? ओ सर, सी द प्रॉब्लम, यही होता है ना? ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का। सिलेनियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। इसमें होता है 4s2 4p4। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, आपसे पूछा है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विच इज जस्ट अबाउ ई इन द ग्रुप। आपको सिलेनियम यानी कि ई जो है उससे ऊपर वाला एलिमेंट बताना है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज जस्ट अबाउ ई। तो ई के ऊपर कौन है? सल्फर है। सल्फर की क्या होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 3p4। हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो भी। हो जाएगा। तो आई गेस बोला भी था किसी ने फर्स्ट ऑप्शन, किसी ने तो बोला था एमटीएस तलवारा। आप लोगों ने ए बोला था, तो ठीक है, बाकी बच्चे भी देख लो कि ए ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना है। हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बेटा जल्दबाजी में मत दो आंसर, पहले पूरा सॉल्व करो। कौन सा रिपीट करना है? मैरिटोरियस जलंधर के नाम से जिन्होंने, जिन ग्रुप ने ज्वाइन किया है। विच क्वेश्चन आई शुड रिपीट? प्रीवियस क्वेश्चन, आइए एक बार देख लो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें ये बोला था कि एलिमेंट ई जो है वो फोर्थ पीरियड को ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। तो ग्रुप 16 में कौन आता है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। फोर्थ पीरियड में कौन होगा? ये सेकंड पीरियड का है ऑक्सीजन, ये थर्ड का होगा। सिलेनियम इज, सिलेनियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। तो एलिमेंट ई आपका सिलेनियम था। आपको बताना था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउ ई। जस्ट अबाउ मतलब ई के ऊपर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी बेटा।
ठीक है, तो सल्फर की क्या होती है 3s2 3p4, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आया था। ठीक है, बोलो। चलो ओके, इसके बाद आते हैं, आपको ये करने हैं मैच करने हैं। तो 36 आपको पता है नोबल गैस के लिए होता है, तो 37 ग्रुप 1 में जाएगा विच इज एस फ्लो। तो ए का फोर्थ होगा, तो अगर ए का फोर्थ होगा तो ऑप्शन 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता, राइट। और देखो कौन सा आसान लग रहा है, 65 देख लो, 58 टू 71 एफ फ्लो का एलिमेंट है। तो देख लो मेरा बेटा, 65 डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड होगा, यानी कि बी का सेकंड आएगा और सी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो। ठीक है, ऐसे करना है। चलो उसके बाद है बेटा, कुछ याद करने वाली चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें रहती हैं ऐसी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिक्विड एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में से, और तुम्हें पेपर में आएगा बताओ इनमें से लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं, तो तुम्हें वहां पे टिक मार्क करना पड़ेगा। तो तुम कैसे याद रखोगे, तो तुम लोग इस तरीके से याद रखोगे, गब्बर फिर कैसे मरेगा से, गब्बर फिर कैसे मरेगा। गब्बर, ग मतलब गैलियम, बर मतलब ब्रोमीन, फिर यानी कि फ्रोंचियम, कैसे यानी कि कैसे सीजियम, मरेगा यानी कि मरकरी। ठीक है, गब्बर फिर कैसे मरेगा, ठीक है क्या, बोलो। तो ये लिक्विड एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना। ब्रोमीन और मरकरी तो सबको याद रहता है, गैलियम, फ्रोंशियम और सीजियम भी याद रखो। ठीक है, चलो लिख लो एक बार, फटाफट लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी, लिख लो। उसके बाद है गैसेस। गैस कैसे याद रखोगे, ऐसे, ना जाने फिर कल हो ना हो, ना जाने मतलब नोबल गैसेस। ठीक है, एनजी मतलब नोबल गैस, फिर यानी कि फ्लोरीन, कल यानी कि क्लोरीन, हो ना हो, हो ना हो, न मतलब नाइट्रोजन, हो एचओ हो, तो हाइड्रोजन भी आ जाएगा इसमें और ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ना जाने फिर कल हो ना हो, लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद मेटलोइड्स आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेटलोइड्स क्या होंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, राइट, है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी यानी कि स्टैनिन, तेरी यानी कि टेलोरियम, सब्जी एंटीमनी और जर्मेनियम, पूरी यानी कि पोलोनियम, बा देखो इन तीनों को ऐसे पढ़ो, बा सी है ना, बोरोन, आर्सेनिक और सिलिकॉन। तो ये वाले क्या होंगे अपने पास, मेटेलोइड्स होंगे, काम आएगा, बहुत काम आएगा, पेपर में भी आ चुके हैं। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, सारे लिखो इसको। चलो उसके बाद हम जाते हैं आगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ठीक है, तो आगे की चीजें, चैप्टर की चीजें समझने के लिए, एटॉमिक रेडियाई है ना, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब
पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होते हैं, है ना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कैसे पता करना है, क्या होता है ये, देखो इसमें मैं ना एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आप लोगों को। देखो अगर मैं इसको छोड़ो, जो लिखा हुआ है ना अभी वो नहीं लिखना आप लोगों को, जब मैं कहूंगी तब लिखोगे, पहले आप ये देखो कि मैं क्या समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए, मेरा कैमरा देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने सोडियम का। तो सोडियम में सबको पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है मैम। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक बार इसको दिखा दूं लेवल्स बना के, ठीक है, तो क्या होगा देखना एक बार। ये मेरा 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, 2s2 2p6 है, ठीक है। सेकेंड वाला शेल है ना, तो यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2p6, ठीक है, ऐसे दिखा रही हूं मैं। और ये क्या है मेरा 3s1 वाला, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, समझ गए। तो ये क्या है तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यस और नो। सोडियम पे कितने का एटॉमिक नंबर है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन सोडियम, 11। तो कितने का चार्ज है बेसिकली, न्यूक्लियस पे किसकी वजह से चार्ज होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो ये +11 क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं तो जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो एक तुम मुझे सोच के बताओ कि जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये +11 का न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा होगा। फिर से बोल रही हूँ, क्या ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सारा का सारा +11 का चार्ज फील कर पा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन तो होगी। तो बस मेरा सवाल यही है कि क्या ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा +11 का चार्ज फील कर रहा होगा। आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं, इनको बोलते हैं हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अगर तुम देख रहे हो 1s और 2s वाली शेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, रिपल्शन हो रही है, राइट। तो बेसिकली जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर वाले, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या रखे हुए हैं, शील्ड करके रखे हुए हैं, स्क्रीन करके रखे हुए हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ना। बीच में है एक लेयर बनी हुई है और ये बाहर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जितना, ध्यान से सुनो, जितना इसको फील करना चाहिए था चार्ज +11, अब ये उतना नहीं कर रहा, उससे कम फील कर रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गए हैं बेटा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन करके रख रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। तो अब न्यूक्लियस की पूरी पकड़ नहीं है इसके ऊपर, यस और नो। There is a less force of attraction between nucleus and valence shell electron due to screening effect. Is that clear? और इसी को हम बोलते हैं Z effective, that is effective nuclear charge। मतलब टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। वो कितना फील कर रहा है चार्ज, कितना उसको अट्रैक्शन फील हो रहा है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, अंदर के इनर शेल बढ़ती जाएंगी, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी मेरा बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, बोलो हाँ या ना, गेस बताइए। अब जो यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी हुई हैं ABC करके, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा उनको पढ़ने की ट्राई करते हैं हम लोग। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है
कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू। बात तो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दो तरह के एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, और रिपल्शन फेस कर रहा है जो अंदर इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या लिखा हुआ है बी पॉइंट, बी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे अभी वही बताया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो प्यार है इलेक्ट्रॉन के प्रति, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी को ही आप क्या बोल रहे हो, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हो। यू कैन ऑल्सो से टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ते हैं, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक और इधर देखो, ये एग्जाम्पल देखो, कैटी वाला एग्जाम्पल देखो सारे बच्चे, क्या दिख रहा है तुम्हें ये, कि ये जो दूध है, ये मिल्क है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, और ये वाली कैट है, ये आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, और ये बाहर वाला। तो जब तक न्यूक्लियस के पास ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पहुंच देने पाएंगे क्या, बताओ, दूध के पास, हाँ या ना। तो बेसिकली ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो आपको ये कैटी दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि जो ये कैट है, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखा है, वो दूध तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, यस और नो, बताइए, इज दैट क्लियर। तो यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना उसको चार्ज फील करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बच्चों, बताइए, हुई ये बात क्लियर कि व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, यस और नो। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे सोडियम पे +11 का चार्ज है, दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज, राइट। और आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है वो +11 से कम है, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में नहीं आया, आपको ये चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आ जाओ, देखो, इधर आओ तुम। ये डायग्राम दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है। ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बीच में आपको दिख रही है, अंदर में कुछ शेल्स बनी हुई है, दिख रहा है सबको। तो अंदर वाली शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनको आप क्या बोल रहे हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो। तो तुम मुझे ये बता दो, ध्यान सोच समझ के बता दो, मान लो न्यूक्लियस पे +11 का चार्ज है, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या +11 का चार्ज फील कर रहा होगा क्या, ये पूरा का पूरा, जिसको समझ में नहीं आया, क्या ये पूरा का पूरा +11 का चार्ज फील कर रहा है, बताओ मेरे को, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बीच में क्या बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको क्या करके रखे हुए हैं, शील्ड करके रखे हुए हैं। एक बार बताओ, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। अगर मैं बेकार, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं स्क्रीन गार्ड नहीं लगवाती और ये मेरा फोन फ्लोर पे गिरता, तो मेरी डिस्प्ले टूटती या नहीं टूटती। तो मेरे स्क्रीन गार्ड ने क्या किया हुआ है, मेरी डिस्प्ले को क्या करके रखा हुआ है,
शील्ड करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो यही सेम चीज तो यहाँ पे हो रही है। बताओ, यही चीज तो यहाँ पे हो रही है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो जितना उसको फील करना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज, उतना वो फील नहीं कर रहा है, उससे कम कर रहा है। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर है अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब जितने स्क्रीन कर रहे हैं उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी सिग्मा की, वो मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद अपनी एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कहने की कोशिश कर रही थी। इसमें कुछ खास ऐसा है ही नहीं। तो मैंने यही लिखा हुआ है, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो बस वही मैंने बताया है। तो जितने अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे अंदर वाली शेल में, उतना ही वो बाहर वाली इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेंगे, शील्ड करके रखेंगे। और अगर वो शील्ड करके रख रहे हैं तो न्यूक्लियस का पूरा प्रभाव पड़ेगा क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत के बीच में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, समझे। तो ये आपको याद रखना है। ये कैटी वाला एग्जाम्पल, इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता, ये देख लेना तुम लोग। ये बिल्ली इसको आने नहीं दे रही है और खुद लगी हुई है, राइट। अब हम आते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। आपके कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जेई में आते रहते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूंगी, साइज की बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीरियड वाइज। आपको पता है पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटती है। कोई मुझे बता पाएगा क्यों लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, साइज घटता है, ऐसा क्यों। ये हम रट्टा तो मार लेते हैं, बट बाय। देखो, नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग, बताओ भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ने से होता है। तो उससे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है। ऐसे तो डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, लेकिन उसमें तो साइज आपका इंक्रीज हो रहा होता है। बोलो बोलो, बात सही है ना। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आई एग्री। डाउन द ग्रुप भी तो बढ़ रहा है फिर, लेकिन डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है। फिर हाउ कुड यू से ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मास बढ़ रहा है, उससे क्या होगा। हाँ, ये सही बोला है मेरिटोरियस जलंधर बॉयज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो मैम उससे क्या होगा, देखिए आइए। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, ठीक है। बोरोन 5, 6, 7, 8। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 1s2, 2s2। इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1। इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p2। ये 1s2, 2s2, 2p3। और यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p4। तो आपको क्या दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो किस में ऐड हो रहे हैं, इन द सेम शेल में। बोलो, हाँ या ना। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इतना ज्यादा तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का रोल नहीं आएगा, यस और नो।
यस और नो, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पे डोमिनेटिंग होता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं और हर शेल में भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं है। फिर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं है तो यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग है? तो अगर तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग की वजह से अगर कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, पहले ऐसा था अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो देखो ना क्या हो रहा है, साइज श्रिंक हो रहा है, साइज श्रिंक हो रहा है। तो हम लोग ये रीजन देते हैं कि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीज हो रहा है। जो तुम लोग बोल रहे थे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये लिख के आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे पेपर में। नहीं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है इसमें। स्क्रीनिंग इफेक्ट में ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है ये नहीं बोलेंगे आप लोग। ठीक है जी, बोलो। अच्छा, अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये देखो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। ये देखो साइज डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉम। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो आपको न्यूक्लियर चार्ज वर्ड यूज करना पड़ेगा। ग्रुप में क्या होता है देखो इधर, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। कैसे? जैसे लिथियम ले लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे होता है 1s2 2s1, यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 4s1 5s1 6s1। तो आप देख रहे हो शेल्स बढ़ रही हैं और अंदर क्या हो रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। यस और नो, है ना? तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है इतना। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो ठीक है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट वाला जो फैक्टर है हम क्या मान के चलते हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे डोमिनेटिंग बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, शील्डिंग इफेक्ट बोल दो। तो यानी कि अगर अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और साइज हमारा क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर लोगे? यहाँ पे बेटा कुछ रेडियस दिखाई हुई है बेसिकली। यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे फ्लोरीन की 64 पिकोमीटर है, क्लोरीन की 99 है। तो आप देख लो ना, डाउन द ग्रुप आपका साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बोला हुआ। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो लिख लो कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन वाला आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन वाली फैमिली आती है ना।
तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, यानी कि फिफ्थ के बाद आएगा फोर्थ। उसके बाद फ्लोरीन का तो सबसे पीछे आएगा, यानी कि थर्ड सबसे पीछे आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ठीक है, सो सिंपल सवाल है। उसके बाद बात आती है आयनिक रेडियस की। अभी हम देख रहे थे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में क्या होगा? आयंस की बात करेंगे हम लोग, है ना। जैसे आपके पास ये मान लो कैटायन है और ये अनायन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? कैटायन की रेडियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? अनायन की रेडियस हो जाएगी, राइट। अब मैम ये क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे आयनिक रेडियस पूछा जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, ये वाला पॉइंट सारे बच्चे नोट करेंगे कि रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कि जो कैटायन की रेडियस होती है वो छोटी होती है पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों होता है? देखना एक बार। सोडियम में होते हैं कितने? 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na+ में क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 11 प्रोटॉन। तुम खुद सोच के मेरे को बताओ कि 11 प्रोटॉन आसानी से 10 इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, ये 11 को? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होने वाला है। यस सुनो, अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है तो Na+ का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना Na से। यस और नो? राइट। तो जो कैटायन की रेडियस होती है वो छोटी होती है पेरेंट एटम से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर मैं एनायन की बात करूं, एनायन की रेडियस ज्यादा होती है। जैसे क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl- में 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच पाएंगे, 17-18 में नहीं हो पाएगा उतना। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले केस में। तो साइज किसका ज्यादा होने वाला है? Cl- का होने वाला है। तो रेडियस ऑफ एनायन जो होगी वो लार्जर देन होगी पेयर। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आगे बहुत काम में आते हैं। तो रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम एंड रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उनका अलग अलग होता है। जैसे Na+, F-, O2-, Mg+2, Al+3। देखना एक बार कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10। इसमें 9+1 10, क्योंकि माइनस के नाम का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8+2 10, 12 में से 2 गए 10, 13 - 3 10। तो आप देख रहे हो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन सबका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। इसका 11 है, इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 12 है, इसका 13 है, ठीक है। तो ऐसे वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दिया जाए तो उनके चार्ज को कैसे करेगा? हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखा हो तो तुम उसकी आयनिक रेडियस, क्या तुम उनका साइज बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। तुम्हें एक ट्रिक बता रही हूँ जो हमेशा ध्यान रखना। क्या? ये सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कहीं और ये ट्रिक को मत लगा देना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एटॉमिक नंबर के। ध्यान रखिएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कहीं और मत लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था Na+, ठीक है, और क्या लिखा था यहाँ पे? F-, O2-, Mg+2, Al+3, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है?
एल्यूमिनियम का, तो सबसे साइज छोटा उसी का होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, और फिर F नेगेटिव। सबसे ज्यादा किसका होगा? O2 नेगेटिव। बस अगर तुम्हें ये आता है, तुम्हारे 4 नंबर पक्का है जेई में, फॉर श्योर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हर एक बच्चे को करना है। इससे आसान टॉपिक और इससे आसान से इस मतलब इस टॉपिक से आसानी से तुम 4 नंबर ले सकते हो। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इतना आसान है ये। तो अब हम कल क्या करेंगे, मैं तुम्हारे ये वैसे मैंने कन्हैया सर को भेज दिए थे नोट्स, ये सारे PYQs हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क भी दिया है। तो मैं सर को बोल दूंगी कि नोट्स मिलते हैं आप लोगों को, मेरे को एक बार बताना, नोट्स मिलते हैं आप लोगों को?